माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि विधानसभा जो हमारा जिला है भरतपुर, उसकी जो विधानसभा दूसरी हैं, चाहे वो भरतपुर हो, बैर हो, बयाना हो, डीग हो, कामा हो, सभी पे एक्शन ऑफिस हैं। लेकिन केवल नदबई, जिसकी दूरी लगभग 125 किलोमीटर लंबी पड़ती है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या, क्योंकि नदबई से एक्शन ऑफिस भरतपुर 40-45 किलोमीटर दूर है। सदस्य बोल चुके हैं कि विचार ही नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हैं? 40-45 किलोमीटर दूर है और इसी तरह उज्जैन से एक्शन ऑफिस लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। क्या मंत्री जी इस तरह की कोई मंशा रखते हैं कि वहां एक्शन ऑफिस खोला जाए? उत्तर दे दिया, इसमें नहीं है विचाराधीन, तो क्या बोला? अगला प्रश्न श्री वेद प्रकाश। अगला प्रश्न श्री प्रताप सिंह। प्रश्न संख्या 275। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, छीपा बड़ौदा में जींस लहसुन गोंड मंडी संचालित है। छीपा बड़ौदा में लहसुन मंडी यार्ड बड़ौदा ने हेतु 33 बीघा भूमि का आवंटन किया है। आदेशों की प्रति संलग्न है। गोंड मंडी छीपा बड़ौदा को आवंटित 25 बीघा भूमि पर चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है। जिला कलेक्टर 12 के आदेश दिनांक 25/11/2022 द्वारा आवंटित 8 बीघा भूमि का कब्जा मंडी समिति को प्राप्त नहीं हुआ है। मंडी समिति को उक्त भूमि का कब्जा मिलने के उपरांत चारदीवारी निर्माण की कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि शुरू में जब मंडी बनी उस समय 25 बीघा ज़मीन अलॉट हुई थी। उसके बाद वहाँ पर चूँकि स्पेशल मंडी है, पूरे प्रदेश का और मध्य प्रदेश का भी लहसुन वहाँ पर बिकने के लिए आता है, किसान लोग आते हैं, उनके ट्रैक्टरों की लाइन रोड पर लग जाती है और जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसलिए ये 8 बीघा ज़मीन 8 बीघा ज़मीन जो 25/11/22 को अलॉट हुई, इसको अब तक कब्जे में क्यों नहीं लिया, अब तक पोजीशन क्यों नहीं लिया, जबकि मंडी प्रशासन माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर 12 के आदेश दिनांक 25/11/2022 द्वारा आवंटित 8 बीघा भूमि का कब्जा मौके पर उपस्थित होने पर अभिभाषक परिषद छीपा बड़ौदा के 3-4 अभिभाषकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के कारण संबंधित हल्का पटवारी द्वारा कब्जा नहीं संभाला गया। अभिभाषक परिषद छीपा बड़ौदा ने उक्त 8 बीघा भूमि का कब्जा मंडी समिति को नहीं संभालने के संबंध में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश छीपा बड़ौदा के समक्ष वाद दायर किया है, जिसमें यथास्थिति का आदेश है। उक्त वाद में आगामी पेशी दिनांक 18/3/2023 को नियत है। हम कोशिश करेंगे कि इससे जल्दी विकट हो, और माननीय सदस्य आप भी थोड़ी सी मदद करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। ये जो 8 बीघा ज़मीन आवंटन हुई है, ये मंडी समिति की जो 4 दीवारी है इसके पीछे की आवंटित हुई है। वहाँ से मुंसिफ कोर्ट करीब आधा किलोमीटर दूर है। ये किस प्रकार से अभिभाषकों ने कोर्ट के मामले, प्लीज कोर्ट के बारे में आप क्या बोलेंगे बेटा? प्लीज कोर्ट पे थोड़ी बोल सकते हैं अपन से। अगला प्रश्न अभिनेश मैर जी। प्रश्न संख्या 276। जी नहीं, बजट में 12,000 होमगार्ड भर्ती करने की घोषणा नहीं की गई है। जी नहीं, स्वयं सेवकों को नियमित करने हेतु होमगार्ड रूल्स एक्ट 1962-63 के तहत संशोधन हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गृह रक्षा विभाग एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसकी मूल भावना अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है। गृह रक्षा स्वयंसेवक को मांगकर्ता एजेंसी विभाग की मांग के अनुसार नियोजित किया जाता है। वर्तमान में गृह रक्षा विभाग में ऑन रोल नफरी 25,823 है तथा विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजन स्वयंसेवक 15,237 हैं। इस प्रकार ऑन रोल की तुलना में नियोजन के अवसर कम होने के कारण सभी सदस्यों को ड्यूटी के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए स्वयंसेवकों को विभागीय रोटेशन प्रणाली से ड्यूटी दी जा रही है। सभी होमगार्ड जवानों को नियमित रूप से 12 माह ड्यूटी दिया जाना संभव नहीं है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को ESI, PF, DA दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को निःशुल्क चिकित्सा एवं सेवा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदान की गई है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट 2022-23 में बिंदु संख्या 127 पर राजकीय कार्यालयों में लॉजिस्टिकल कार्यों हेतु प्रस्तावित किया था इनकी ड्यूटी लेना। इसमें से कितने लोगों को अब तक ये इस तरह का नियोजन किया गया है, और जब इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते हैं माननीय मंत्री महोदय, तो फिर ये इनको काम में ही नहीं लेना है तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं? और 7 बार आपने इनके धरनों पर जाकर के इनको आश्वासन दिया था, उसके बारे में क्या हुआ ये बताने की कृपा करें। होमगार्ड एक स्वयंसेवक संस्था है। ये न तो कर्मचारी हमसे डिपार्टमेंट जो मांगते हैं, जितने होमगार्ड हम दे देते हैं, जो विभाग हमसे मांगे उसके हिसाब से अनुपात में दिए जाते हैं, नहीं मांगते तो नहीं देते। ये हमारा काम नहीं, अलग अलग विभागों का काम है। अगला 7 बार आप घोषणा करके आए। प्लीज ना विद्या स्वयं से का प्रश्न बार। अगला प्रश्न जोगेश्वर गर्ग। अगला प्रश्न श्री राजेंद्र राठौड़। स्थगित फरमाया। आप सॉरी, स्थगित प्रश्न है। अगला प्रश्न जबर सिंह सांकला। आज क्या बात है। अगला प्रश्न ललित कुमार ओसवाल। खंड 1, गोपालन विभाग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। रिकॉर्ड अनुसार जिला चित्तौड़गढ़ में कुल 40 पंजीकृत गौशालाएं तथा 1 कांजी हाउस है। उपरोक्त में से 32 गौशालाएं अनुदान की पात्रता रखती हैं। गौ संरक्षण संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये, छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन गोवंश की दर से वर्ष में 9 माह का अनुदान राशि दी जाती है। पात्र गौशालाओं को दिए गए अनुदान की राशि का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, आदेश दिनांक 9/3/2019 द्वारा अनुदान की राशि छोटे पशु की 16 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रतिदिन, बड़े पशु की 32 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। इसी प्रकार आदेश दिनांक 10/6/2022 द्वारा अनुदान राशि की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। अनुदान की राशि 2 चरणों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 4 माह अर्थात अप्रैल, मई, जून, जुलाई एवं द्वितीय चरण में 5 माह अर्थात नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हेतु भरण पोषण अनुदान का प्रावधान किया गया है। खंड 3, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 2.22 के अनुसार गोपालन विभाग से अनुदानित पंजीकृत गौशालाओं के लिए टिकाऊ प्रवृत्ति की परिसंपत्तियों का सृजन निर्धारित शर्तों के अधीन कराया जा सकता है। परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। गौशालाओं के विकास हेतु विधायक मद से दी जाने वाली स्वीकृतियों की प्रक्रिया सरल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विधायक मद से जो स्वीकृति होती है वो प्रक्रिया जटिल है। इसको आप पूरी प्रक्रिया को, जो विधायकों ने अनुशंसा की और स्वीकृतियां निकली, उसमें जो समय निकला उसको पूरा दिखवा कर प्रक्रिया सरल करने का विचार रखते हैं या नहीं, एक। और दूसरा, विधायक मद से 10 लाख रुपए की सीलिंग है। पहले भी जितने विधायक रखे, अगर उस गौशाला में पहले वाले विधायक ने पैसा दे दिया है तो नया वाला नहीं दे सकता। इस राशि को गौशालाओं के विकास हेतु बढ़ाने का विचार सरकार रखती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी की भावना से सहमत हूँ कि जो संस्थाओं को जो राशि देने की जो एमएलए गाइडलाइन में जो प्रक्रिया है उसमें शिथिलता की आवश्यकता है, क्योंकि हमने भी गोपालन विभाग के माध्यम से अनुदान भरण पोषण के इसमें जो संस्थाओं का फीडबैक आया, हमने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उसमें काफ़ी शिथिलताएं प्रदान की। उससे गौशालाओं को काफ़ी लाभ हुआ है। ये मामला ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। मैं माननीय मंत्री जी आज यहाँ है नहीं, मैं उनसे व्यक्तिगत विधायक जी की भावना अवगत कराऊंगा। और जो दूसरी बात आपने जो रखी है कि 10 लाख रुपए तक का प्रोविज़न है, अभी वास्तव में एक संस्था एक बार उसको 10 लाख रुपए देने का ही प्रोविज़न है। ये जनहित का कार्य है
गौ सेवा का कार्य है। मैं खुद भी गौ सेवक हूँ। मैं भी मंत्री जी को मैं निवेदन करूँगा कि वास्तव में ये राशि बढ़नी चाहिए ताकि जनहित के कार्य ज़्यादा हो सकें, गौ रक्षा के क्षेत्र में कार्य विधायक फंड से ज़्यादा हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री मोहन राम चौधरी। अगला प्रश्न श्रीमती प्रीति गजेंद्र सक्तावत। प्रश्न संख्या 282। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ चुका है। मैं आप प्रश्न आप पढ़ने दें, आज अच्छा समय पढ़ने का पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, पंचायत समिति वल्लभ नगर के भवन निर्माण हेतु जमीन का आवंटन हो चुका, विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, पंचायत समिति वल्लभ नगर के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक 16-17 दिनांक 27/6/22 द्वारा जारी की जा चुकी, परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। विभागीय पत्रांक 185 दिनांक 17/2/23 द्वारा राशि रुपये 98.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर राशि पंचायत समिति वल्लभ नगर के निजी निश्चय खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है, परिशिष्ट 3 पर है। पंचायत समिति वल्लभ नगर का भवन निर्माण दिनांक 30/11/2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा वल्लभ नगर की पंचायत समिति भवन की वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, पंचायत राज मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। अगला प्रश्न श्री गुरदीप सिंह। 283। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, सांगरिया विधानसभा क्षेत्र में भाखड़ा नहर परियोजना के अंतर्गत 85,955.56 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में कुल 315 पक्के खालों का निर्माण किया जाना था विशिष्ट एक्ट पर, जिसमें से अब तक 46 चक्कों में 12,479.31 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में वर्ष 2019-20 तक पक्का खाड़ा निर्माण कार्य किया जा चुका है, प्रशिष्ट 2। शेष रहे 269 चक्कों, प्रशिष्ट 3 CCA 73,476 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में पक्का खाड़ा निर्माण कार्य बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिंदु संख्या 173/7 के अंतर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। सांगरिया विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत 14,111 हेक्टेयर में 97 खाड़ों का निर्माण वर्ष 2010 से पूर्व किया गया था प्रशिक्षण पर, जिनमें उनमें से जर्जर हो चुके खाड़ों में से प्रथम चरण में 49 चक्कों में जिनकी CCA 63,679.95 हेक्टेयर है, बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 174 के अंतर्गत पुनर्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, पृष्ठ 5 पर है। भाखड़ा के अंदर और IGNP के अंदर जो बजट 2023 और 24 के अंदर घोषणा हुई है, इनका काम कब तक चालू हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में घोषणा की है, जिसकी हम अभी DPR तैयार कर रहे हैं और 3 सालों में इसका काम पूरा पूर्ण हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निजी सुझाव है, किसान होने के नाते जो खाले बनते हैं, खाले के अंदर इसकी बुनियाद 10-12 साल खाले की बुनियाद है और पैसा बर्बाद हो जाता है। पंजाब और हरियाणा के अंदर इसको अंडरग्राउंड पाइप डालकर खाले के द्वारा, इसको पाइप के द्वारा पानी दिया जाता है, उसकी कम से कम बुनियाद 50 साल है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इनको खाले की जगह अगर आप पाइपलाइन ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जगह जगह लोग बाद में खाले तोड़कर नक्का बना लेते हैं, उससे भी हमारी जो लाइनिंग है कमज़ोर हो जाती है। और आप पाइप पर विचार करें तो बहुत बढ़िया होगा कि सरकार का पैसा बचेगा। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने तो पूरी भाखड़ा परियोजना के जो प्रथम फेज की जो 2017-18 का काम था वो पूरा बंद कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने पैसा हेड से पैसा दे रही है, तो आपका पूरा 100% क्षेत्र जो है पूरा उसमें खाले बन जाएंगे। तो इसमें आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दे दें, उसमें प्रैक्टिस करा देंगे, उसमें किस प्रकार से पाइप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगला प्रश्न श्री सुश्री रीटा चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने के लिए दिनांक 2/1/19 को माननीय प्रधानमंत्री को, 15/6/19 को वित्त मंत्री भारत सरकार को, 21/21/2020, 27/12/2021 को पुनः माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 21/9/22 को मुख्य सचिव की ओर से सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर उक्त बैंकों की ऋण माफी में आर्थिक सहयोग हेतु आग्रह किया है।
भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के केवल एक पत्र दिनांक 21/12/2020 का जवाब पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2022 को दिया, जिसमें कृषक ऋण माफी हेतु आर्थिक सहायता देने से मना किया गया है। वर्तमान में ऋण माफी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खंड 2, जी हाँ, राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 19/12/18 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का विचार रखती है। राज्य सरकार ने अंतर विभागीय मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की समिति की अनुशंसा पर सहकारिता तथा आयोजना विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है तथा उक्त बैंकों की ऋण माफी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखे हैं। इन पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से पूर्ववर्ती केंद्र की यूपीए की सरकार द्वारा 2008 में करीब 72,000 करोड़ की देशव्यापी कर्ज माफी की तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्ज माफी की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने हेतु निर्देशित कराने का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दिनांक 9/11/21 को OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम एवं एक मुश्त ऋण माफी योजना के तहत 90/10 का ऋण माफी का प्रस्ताव वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कॉरपोरेट कार्यालयों को भिजवाया गया, लेकिन किसी भी बैंक प्रबंधन ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है। अगला प्रश्न श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 198। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि अनुरक्षण भत्ता दिया जा रहा है तथा वर्ष 2021-22 के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी निःशुल्क कोचिंग करवाई जा रही है एवं अन्य शहर से आकर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को आवास, भोजन इत्यादि हेतु प्रतिवर्ष 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उक्त योजनाओं की पात्रता का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना आरंभ करके राजस्थान राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के दिशा निर्देश पत्र परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश पात्रता की शर्त एवं संचालित विभिन्न वर्गों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से प्राप्त सूचना के अनुसार कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग माध्यमिक शिक्षा विभाग की छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट 5 पर संलग्न है। खंड 2, विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 जनवरी 23 तक वितरित छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 6 पर संलग्न है एवं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु वर्ष 2021-22 से 22-23 13 फरवरी 2023 तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 7 पर संलग्न है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में आर्थिक कमजोर वर्ग के 75 छात्रों को लाभान्वित किया जाकर 7.5 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु विगत 3 वर्षों में देय आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट 8 पर संलग्न है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग माध्यमिक शिक्षा विभाग की छात्राओं को स्कूटी वर्ष 2020-21 में दिए जाने का प्रावधान है एवं 20-21 में 573 छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई है। वर्ष 20-21 में स्कूटियों पर 302.92 लाख रुपए का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 एवं 22-23 के आवेदनों की जांच कार्य प्रक्रियाधीन है। खंड 3, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए
आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पूर्व में आय सीमा 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 22-23 में 2.5 लाख रुपए वार्षिक की गई है एवं उक्त योजना के अंतर्गत पूर्व में केवल राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी। अब वर्ष 22-23 से निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिया जाना आरंभ किया गया है। विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्ष 21-22 में 1000 अभ्यर्थियों का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 22-23 में 1499 किया गया है एवं वर्ष 2023-24 के बजट में प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी करने के फलस्वरूप लक्ष्य बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के बिंदु संख्या 55 की अनुपालना में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आर्थिक उन्नयन की गतिविधियों के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग कोष का गठन क्रमांक 593 दिनांक 6 अप्रैल 2022 किया गया है, परिशिष्ट 9 पर संलग्न है। उक्त कोष में छात्र छात्राओं शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए 7 संभाग स्तर पर बालिका छात्रावास, आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण, साइकिल वितरण एवं मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो जवाब आया, इस बार उस जवाब में और पिछली बार के जवाब में कोई खासा अंतर नहीं है। आज भी मुझे जो डेटा मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 2020 का मिला है कि 20 में हमने ये वितरण करे हैं। मुझे डेटा चाहिए था कि आज तक मतलब 3 वर्षों में, विगत 3 वर्षों में हमने कितने वितरण करे हैं, जिसका जवाब आपने बोला कि हम अभी भी बहुत सारे आवेदन है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय जब मैं वेबसाइट पे गई तो करीबन 1200 पेजेस की ये पूरी डेटा थी जिसमें बच्चों ने आवेदन कर रखा है, जिसको अगर आप एक पेज पे 30 बच्चे हैं, करीबन 36,000 बच्चों की अनुसूचित जाति के बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन करे। माननीय मंत्री जी प्लीज। और वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमें स्कूटी कब मिलेगी। तो मेरे को तो आप ये बताइए कि कोई बात नहीं, आपने डेटा नहीं प्रोवाइड करा, आपके डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि लेटेस्ट डेटा क्या है, क्या अभी टेंडर हो गए हैं उन स्कूटियों को वितरण के। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी मेरी राजसमंद जिला से ही आते हैं, तो मेरा कंसर्न ये है कि कहीं पर आपने इसमें काली भील स्कूटी वितरण की उस योजना के अंतर्गत आपने सबसे पहले लिखा है कि 51 स्कूटियां हम प्रति जिले में देंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप उस डेटा को देखेंगे तो कोई रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है जिला वाइज। तो क्या मैं ये आपसे पूछ सकती हूँ कि राजसमंद में जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं है, 50% से भी लेस है, क्या मैं ये आपकी तरफ से आश्वस्त हो सकूं कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन सब जिलों में एक जैसा करेंगे, क्योंकि एससी वर्ग और अनुसूचित जाति के छात्र हमारे यहाँ पर भी उतनी हैं। समाज कल्याण से शिक्षा में चले जाएंगे तो फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये सदन को भी क्लियर करना चाहूंगा आपके माध्यम से। उस दिन भी डेटा यही था, आज भी डेटा यही है, मैंने कोई डेटा छुपाया नहीं है। 2021 का जो लक्ष्य था 600, उसमें से 573 जो एप्लीकेशन आई थी जो पाई गई वो उनको हमने वितरण कर दिया। 21-22 और 22-23 की जो स्कूटी है वो अभी प्रक्रियाधीन है, और प्रक्रियाधीन रहने का कारण हमारी तरफ से कमी नहीं है। जो बच्चों के द्वारा माननीय सभापति महोदय, हमारे पास पोर्टल की जो इसको आगे बढ़ाने के लिए जो तारीख बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन आई, 3 जनवरी 22, 15 फरवरी 22, 15 मार्च 22, 15/7/22, 6/9/22, 31 जनवरी 23 और अभी जो लेटेस्ट 18 फरवरी 23 इसमें हमने बढ़ाई, और उसके बाद अब इसका हम प्रक्रिया पूरी कर दी, इसमें कोई तारीख नहीं बढ़ेगी। इस साल की भी जो है 22-23 की जो है उसके अंदर भी 20-10-22 को, 30-11-22 को, 21-12-22 को, 15 जनवरी 23 को और 15 फरवरी 23 को। जैसे जैसे बच्चे कहते हैं कि साहब हमारे कोई, क्योंकि पीछे हम 2 साल पहले की बात करें तो कोविड भी था, उस समय मार्कशीट वगैरह नहीं आ रही थी, पेपर आगे पीछे हुए थे, उसके बाद हमने तारीख बढ़ा दी है। अब टेंडर हो गए हैं माननीय सभापति महोदय, और जो 21-22 की पोर्टल की जो हमने कट ऑफ जो है वो सूची जारी कर दी है स्थायी।
22-23 की भी जो पोर्टल की लास्ट डेट 15 फरवरी थी, उसकी अस्थायी सूची हम 30 अप्रैल तक जारी कर देंगे और 30 जून तक हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोनों वर्षों की जो स्कूटियां हैं वो बांट देंगे। और इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा के अंदर जो स्कूटी की संख्या है वो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी है। तो मैं समझता हूं आने वाला जो साल है उसमें भी अच्छी संख्या में बच्चों को स्कूटी मिल पाएगी। कितने टेंडर कितनी स्कूटियों के हुए आप ये बता दीजिए। मुझे पता है कि आपने मुझे उस दिन भी कहा था कि ये आपके डिपार्टमेंट का डायरेक्टली आंसर नहीं है। माननीय प्लीज ओके, अगला प्रश्न उसको आप मैं बार बार शिक्षा में जाएंगे तो प्रश्न अलग लगाना पड़ेगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क स्पेसिफिक फॉर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपका जो कंसर्न था उसको एड्रेस किया है कि 2 साल की स्कूटी जो नहीं है वो प्रोसेस में टेंडर हो गए और वो हो जाएगी, डेट बता दी उन्होंने। अगला प्रश्न संख्या 285। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 गोकुलपुरा चौराहे से बड़ाडर तक सीकर बाईपास सड़क राज्य के राजमार्ग संख्या 52 का भाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 एवं 11 के सीकर फतेहपुर बीकानेर खंड 2 को 2 लेन में पेव्ड शोल्डर से 4 लेन बनाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने की कार्य की स्वीकृति दिनांक 8/3/2022 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR का कार्य प्रगतिरत है। इस सड़क को 4 लेन बनाने के निर्माण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा ही दी जाएगी। खंड 2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर खंड को 2 लेन में पेव्ड शोल्डर से 4 लेन बढ़ाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने की कार्य की स्वीकृति दिनांक 8/3/2022 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR बनाने का कार्य प्रगतिरत है। इस सड़क को 4 लेन बनाने के निर्माण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा ही जारी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, चूँकि ये जो बाईपास है ये ग्रामीण क्षेत्र से भी मिलता हुआ है, बहुत भारी दबाव ट्रैफिक का है, तो क्या भारत सरकार के ध्यान में आप इसकी जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए उनसे निवेदन करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नेशनल हाईवे है और PPP मॉडल पर है, तो निश्चित तौर पर जब इसकी DPR तैयार हो जाएगी और इसकी DPR तैयार तकरीबन 31/5/2022 को कार्य पूर्ण की तिथि है, परंतु इसकी निर्धारित तिथि के तहत यदि नहीं हो पाई, थोड़ा महीना 2 महीना आगे पीछे होके निश्चित तौर पर जैसे ही DPR तैयार हो जाएगी उस DPR को हम लोग भारत सरकार को भेज देंगे और भारत सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान करेगी। थैंक यू। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सराफ। प्रश्न संख्या 286। खंड 1 प्रदेश के कारागृहों में विगत 2 वर्षों में कुल 27 बंदी कारागृह से फरार हुए हैं, जिनमें से 25 बंदियों को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं 2 बंदी वर्तमान में फरार चल रहे हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट A पर संलग्न है। खंड 2 विगत 2 वर्षों में कारागृह से फरार हुए बंदियों के संबंध में दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारियों व उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट B पर संलग्न है। खंड 3 कारागाहों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं। जेलों की भारी सुरक्षा व्यवस्था हेतु RAC की 1 बटालियन जेलों पर तैनात की गई है। प्रहरियों के 527 एवं 276 पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति जारी की गई है, जिसके संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कारागृहों पर CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। 4 कारागृहों की भारी सुरक्षा हेतु 5 वॉच टावरों का निर्माण किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि बंदी जेलों से फरार होते हैं उनका मुख्य कारण प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना है? फलोदी जेल से 16 कैदी फरार हुए थे, उस समय 17 की क्षमता के विरुद्ध वहाँ 60 कैदी थे। तो यदि हाँ, तो क्या प्रदेश की जेलों की क्षमता बढ़ाए जाने का विचार सरकार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? और दूसरा प्रश्न मेरा है कि जेलों में प्रहरियों की भर्ती प्रक्रिया धीन है, या आपने अपने खंड 3 में बताया है, तो ये कब तक भर्ती कर दी जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भर्ती प्रक्रिया हमारे जो पदों की थोड़ी विसंगति है, इसकी वजह से थोड़ी अटकी हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इस वर्ष तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे। साथ के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा खुली जेल और नई बैरक और महिला बैरक अलग से बनाने की घोषणा की है और हमारी 3 जो इसके अंदर 20-20 की
8 घोषणा है तो उसके अंदर भी हमारी संख्या बढ़ेगी। और साथ के साथ 3 नई जेल जो शालावास दौसा हमारी शुरू हो गई है, और अकलेरा की, झालावाड़ की जो एकदम रेडी है, बहुत ही जल्दी एक सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर हम उसको शुरू कर रहे हैं। और डूंगरपुर जेल का काम भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो मैं समझता हूँ इससे इसके अंदर काफ़ी फर्क पड़ेगा। और कैदी तो आपके समय में भागे थे, हमारे समय में तो 8 वारदातें हुई, आपके समय में 11 हुई हैं। अगला प्रश्न श्री संजय शर्मा, प्रश्न संख्या 287। खंड 1 अलवर में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16/4/2005 के द्वारा प्याज की विशिष्ट मंडी की स्वीकृति प्रदान की जाकर गोंड मंडी यार्ड प्याज अलवर के लिए अधिसूचना दिनांक 22/6/2006 जारी की गई थी प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त रशीदपुर सीकर में भी प्याज के विपणन हेतु दिनांक 22/12/2017 द्वारा विशिष्ट जींस प्याज मंडी की स्वीकृति प्रदान की जाकर गोंड मंडी रशीदपुर के लिए अधिसूचना दिनांक 19/2/2018 जारी की गई थी प्रति संलग्न है। कृषि उपज मंडी समिति के मुख्य एवं गोंड मंडी प्रांगणों में आधारभूत संरचनाओं विकसित करने एवं इनकी प्राथमिकता के संबंध में जारी दिशा निर्देश परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं विशिष्ट मंडी प्याज गोंड मंडी यार्ड में कार्यालय भवन, 2 चेक पोस्ट, 2 गेट तथा कृषि जिनसों की नीलामी हेतु कॉमन प्लेटफॉर्म, शौचालय, प्याऊ, बोरवेल, विश्राम हेतु रेस्ट शेड, जलपान हेतु कियोस्क तथा सीसी रोड का निर्माण मंडी समिति द्वारा कराया गया है। मंडी समिति में सुरक्षा हेतु चौकीदार, पीने के पानी, सफाई एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। खंड 3 प्याज मंडी अलवर में उपरोक्त अनुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं। आधारभूत संरचना विकसित करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में मंडी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंडी समिति के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर परीक्षणोपरांत से सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि 2006 में स्थापना होने पर विभाग द्वारा आधारभूत संरचनाओं के विकसित करने के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ उस वक्त प्याज मंडी में दुकानों के आवंटन हेतु कितने लाइसेंसधारी आड़तियों व व्यापारियों ने आवेदन किए एवं कितनी दुकानों को आवंटित किया गया और कितने आवेदन अभी लंबित हैं। अध्यक्ष महोदय, टोटल प्याज मंडी के अंदर 286 लाइसेंस हैं और जो आप पूछ रहे हो कि भाई कितने उस टाइम आवेदन किया था और कितने पेंडिंग है, इसकी जानकारी मैं लेकर आपको बता दूँ। अध्यक्ष महोदय, वहाँ जो मुझे जानकारी है वहाँ एक भी दुकान अभी तक खुली नहीं है। 16.5 साल गुजर जाने के बाद भी एक भी आड़तिये को दुकान नहीं दी गई है। उस वक्त आवेदन लिए गए थे, 15,000 रुपये की धरोहर राशि ली गई थी और दुकान नहीं लेने के कारण धरोहर राशि वापस की जा रही है। कुछ आड़तियों ने आड़तियों ने पैसे भी वापस ले लिए हैं, कुछ इस विवाद में उलझे हुए हैं कि हमें ब्याज सहित उस राशि को लौटाया जाए। खंड 2 में आपने जो बताया कि वहाँ विकास पूरा हुआ है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आप एक बार अलवर शहर में पधारें और स्वयं उस मंडी का निरीक्षण कर लें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन अधिकारियों ने गलत जवाब आपके मुंह से श्रीमुख से कहलवाया है, निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो डेवलपमेंट के काम है मंडी समिति से जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर किए जाते हैं और मंडी समिति अलवर के अंदर फाइनेंशियल स्थिति हमारी ठीक है। आज की तारीख में हमारे स्तर पे कोई भी प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है डेवलपमेंट का। यदि आप ऐसा बता रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई ज़रूरत की चीज़ है, उन्हें प्रस्ताव नहीं भेजे तो हम उसको दिखवाएंगे और उसको आप भी जानकारी बनाना, उस खिलाफ पे कार्रवाई करेंगे कि जब हमारे पास में बजट उपलब्ध है, वहाँ लोगों को, आड़तियाओं को प्लस किसानों को उन चीज़ों की आवश्यकता है तो क्यों नहीं उन्होंने प्रस्ताव भिजवाए। वर्तमान में हमारे पास कोई पेंडिंग प्रस्ताव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में आपने स्वीकार किया है कि वहाँ विश्राम हेतु रेस्ट शेड, जलपान हेतु कियोस्क, सीसी रोड बनी हुई है, ये बिल्कुल सही है, निर्माण मंडी समिति द्वारा कराया गया है। लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, ना तो वहाँ मंडी कार्यालय है, ना कैंटीन है, ना किसानों के लिए कोई विश्रामालय है, ना शौचालय है, ना सुविधाएं हैं। हमारे अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य जो मंत्री महोदय हैं, वो स्वयं वहाँ गए थे और आड़तियों ने इस भाव से इनका स्वागत किया था कि वहाँ विकास होगा।
लेकिन आज तक कोई विकास नहीं है। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं मंत्री महोदय, आप समय दें और भाई एक बार पहुंच करके निरीक्षण कर लें, खुद आकर के, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित को हमारा ऑफिसर्स को और प्लस मैं स्वयं भी कोशिश करूंगा कि एक बार मंडी का निरीक्षण करके आऊँ। नहीं, माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को सूचित कर इनको साथ लेकर जाकर निरीक्षण करें। थैंक यू सर। अगला प्रश्न श्री रामलाल मीणा, 288। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जिला डूंगरपुर में माह जून 2021 में बाल श्रमिक पलायन रोकने के हेतु नियुक्त 72 होमगार्ड स्वयंसेवकों को जिले में स्थापित विभिन्न चेक पोस्टों पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर की मांग के अनुसार स्वयंसेवकों को जिला नियोजित किया गया था। उक्त नियोजन में स्वयंसेवकों के बकाया मानदेय भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जी हां, गृह रक्षा विभाग द्वारा प्रेषित उक्त स्वयंसेवकों का बकाया मानदेय भुगतान में प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु गृह विभाग से प्राप्त हुआ है। प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जून में 2 साल हो जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, इनका भुगतान कब तक हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदस्य का जो जवाब है वो सही है, जो प्रश्न है वो सही है। और 2021 में पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर ने 72 होमगार्ड को ड्यूटी पर लगा लिया था और उनके 34,32,000 रुपए आज तक बकाया हैं। वे उनको मिलने चाहिए थे। ये जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर के एसपी की थी और वो भुगतान वो ही करते हैं। हम तो सिर्फ होमगार्ड को भिजवाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर, और उनके पास पैसा नहीं था या ये काम डूंगरपुर एसपी की गलती की वजह से वो उनको भुगतान 2 साल तक बेचारे होमगार्ड भटकते फिरे। अब हम इस मामले के अंदर इस मामले को हमने वित्त विभाग की स्वीकृति से वो राशि हम देने के लिए प्रक्रिया चला रहे। 2 महीने में उनका भुगतान कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री रामनिवास गावड़िया। अगला प्रश्न श्री संदीप कुमार। नंबर 290। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीन औषधालय खोलने संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर आयुष नीति 2021 के मानदंडों के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता गुणों के आधार पर नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में 72 चिकित्सालयों में पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र तिजारा में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय तिजारा में भी पंचकर्म की सुविधा संचालित किया जाना प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट आप पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि यदि इसमें जो आपने कहा है कि मानदंडों की अगर पूर्ति हो जाती है तो कब तक नवीन औषधालय खोलने का विचार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, नवीन औषधालय का प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उसके मापदंडों के आधार पर विचार करेंगे। आप औषधालय का प्रस्ताव भेज दीजिए। पंचकर्म की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। और दूसरा माननीय अध्यक्ष मैं बताना चाहूँगा, टोटल राजस्थान में 3783 हमारे चिकित्सालय औषधालय चल रहे हैं। सेकंड नंबर पर अलवर है। फर्स्ट नंबर पर मैं बताना चाहूँगा भीलवाड़ा, उसके बाद सेकंड पर अलवर है जहाँ 192 ऑलरेडी चल रहे हैं। और तिजारा में भी मैं बताना चाहूँगा, तिजारा विधानसभा में 14 जो है चिकित्सालय और औषधालय हैं और जो ऑलरेडी है। फिर भी आपके इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। थैंक यू सर। अगला प्रश्न सारा प्रश्न समाप्त हो गए थे क्योंकि माननीय सदस्य आ गए हैं, इसलिए माननीय श्री रामस्वरूप लांबा। माननीय मंत्री जी 1 मिनट, माननीय एक प्रश्न पूछ देते उनको। प्रश्न संख्या 270। रामलाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 नहीं राजकीय परिसंपत्तियों की मरम्मत नवीनीकरण के कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 2.5 एवं योजना में अनुमत कार्यों की सूची के परिशिष्ट 1 के बिंदु संख्या 17 के अनुसार स्वीकृत किए जा सकते हैं।
योजना के दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 2.5 एवं अनुमत कार्य बिंदु संख्या 17 परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 2.5 एवं योजना के अनुमत कार्यों की सूची के बिंदु संख्या 17 के अनुसार सामुदायिक उपयोग की राजकीय परिसंपत्तियों के मरम्मत नवीनीकरण करवाने के कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं। उक्त संबंधी नवीन नियम बनाने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि मरम्मत का प्रावधान होने के बावजूद मैंने जब ये लेटर राशि की स्वीकृति के साथ जिला परिषद में भेजा तो जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा है उसके लिए उन्होंने जवाब दिया कि ये बहुत अत्यधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मरम्मत संभव नहीं है। परंतु फिर भी वहाँ पर विद्यालय संचालित हो रहा है उस भवन में, और अभी कुछ दिन पहले छत का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। स्कूल की छुट्टी होने के कारण कोई बड़ा हादसा वहाँ पर नहीं हुआ। तो अब जो भवन जिनकी मरम्मत संभव नहीं है, क्या राज्य सरकार ऐसे भवनों को गिराकर उनकी जगह नए भवन बनाने का विचार रखती है? और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्थिति में हमारे विद्यार्थी जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ पर भवन सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे भवनों की बजाय दूसरे भवनों में क्या स्कूल संचालित किए जा सकते हैं? और एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो वार्षिक आवंटन की राशि 20% है मरम्मत के लिए, इसको बढ़ाने का विचार क्या राज्य सरकार रखती है? और दो का जवाब आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय विधायक का प्रश्न था कि नियम है कि नहीं, तो नियम तो है, उसमें बना सकते हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन आया कि वो बिल्डिंग नष्ट हो रही, ज़्यादा जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में, इसलिए अधिकारियों ने मना किया। तो पीडब्ल्यूडी के AN या एक्शन को चिट्ठी लिखें, क्या हम लिख देंगे भले ही आपके क्वेश्चन के माध्यम से, तो उसको डिस्ट्रॉय करके रिपोर्ट नया भवन बनाने की प्रक्रिया में विधायी कोष के लिए 20% 5 करोड़ के 1 करोड़ रुपए वैसे ही होते हैं। फिर भी बढ़ाने की अभिशंसा तो सभी माननीय सदस्यों की राय के आधार पे डिपार्टमेंट करता है, लेकिन अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ तो सभी की राय के हिसाब से 20% ठीक है। फिर भी आप डिमांड पे और बात रखना तो हम इस पे विचार करेंगे। रही आपकी बिल्डिंग को हम AN साहबान को कहकर उसकी रिपोर्ट लेकर रमसा या समसा के आधार पर जो स्वीकृति आती है कर देंगे। अजमेर में DM तो ये एक रिपोर्ट दे दें, उसके आधार पर हम जिला कलेक्टर को कह के उस बिल्डिंग को करके दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात है। अगर और कोई बिल्डिंग है या स्कूल है तो उसमें हम कर देंगे तत्कालीन उस कमरे में जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको बंद करवा देंगे ताकि बच्चों को कोई जनहानि नहीं हो। बिंदु संख्या ये 2.11 में आपने कहा जिले में सामुदायिक महत्व के कार्य जिनसे संपूर्ण जिले की जनता लाभान्वित होती है, इन कार्यों के लिए जिले के निर्वाचित सभी विधायकगण अपने हिस्से की राशि में से अभिशंसा कर सकेंगे। तो अपनी विधानसभा के अलावा कितनी प्रतिशत या कितनी राशि विधायक सामुदायिक कार्यों के लिए अनुशंसा कर सकेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, साफ 2.5 में लिख रखा विधायक द्वारा उनके वार्षिक आवंटन की 20% राशि तक के कार्य सामुदायिक उपयोग के राजकीय परिसंपत्तियों के मरम्मत ओब्लिक नवीनीकरण करवाने हेतु प्रस्तावित किए जा सकेंगे। विभाग के आदेश F1440 MLN ग्रुप 6/2015 दिनांक 7/10/15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो उसमें सामुदायिक और राजकीय परिसंपत्तियों के मरम्मत नवीनीकरण दे रखा है ऑलरेडी। फिर भी 2.11 के अंदर विधायक अपने हिस्से की राशि की अभिशंसा कर सकेंगे, भले ही उक्त कार्य उनके विधानसभा सेक्टर में नहीं आ रहे हो। इस प्रकार के कार्यों की जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ स्तर पर स्वीकृति के पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लिए जाना आवश्यक है। 2.11 में अगर आप कहीं दूसरी जगह कराना चाहते हो आपके विधानसभा सेक्टर से तो 2.11 में प्रावधान है। 2.5 में तो क्लियर है, आपकी विधानसभा में नवीनीकरण कराओ, सामुदायिक भवन है, परिसंपत्तियां हैं, गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग है तो उसमें आप करवा सकते हो, क्लियर लिखा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से मिल लेना, मैं आपकी समस्या का हल करवा दूंगा। अगला प्रश्न वापस अनुपस्थित में उपस्थित हो गए जबर सिंह। माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न संख्या 279। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, नाथ समाज योगी समाज में मृत्यु होने पर समाधि देने का प्रचलन है। विधानसभा सेक्टर आसींद के नाथ योगी बाहुल्य सेक्टरों में ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत द्वारा निवेदन आवेदन किए जाने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सार्वजनिक समाधि स्थल शमशान के लिए भूमि आरक्षित की गई है।
सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा। आपने जो जवाब दिया उसमें 4 की सूची आई है। मेरा निवेदन है, विधानसभा क्षेत्र आसीन हुडा में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां नाथ योगी समाज के 4-4, 5-5 परिवार भी रहते हैं, वहां थोड़ी दिक्कत आती है समाधि स्थल के लिए। तो मेरा निवेदन है, क्या सरकार आसीन हुडा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में जहां नाथ योगी समाज के लोग रहते हैं वहां एक सर्वे करवा करके इस समाज को शमशान भूमि जो समाधि स्थल के लिए देने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक 4 लोगों की सूची नहीं 5 की है, दौलतगढ़, बख्ताखेड़ा, चाड़ों का खेड़ा, राजपुरा। हमने प्रशासन गांवों के संग अभियान में साफ सरकार ने डायरेक्शन दिए, कोई भी शमशान हो, कब्रिस्तान हो, समाधि स्थल हो, जहाँ पे भी ग्राम पंचायत की मांग के आधार पर हम जमीन आवंटन करते हैं। जहाँ जहाँ इनकी मांग आई वहाँ हमने कर दी। अगर फिर भी कोई बाकी है तो क्लियर आदेश है, आपकी ग्राम पंचायत मांगेगी या समाज के और भी कोई लोग मांगेंगे तो पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर हम अलॉट करते हैं। आप हमें दे दें, हम आपके अलॉट कर देंगे। अगला प्रश्न रामनिवास गावड़े की साफिया, श्रीमती साफिया, संख्या 289। लेबर मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 जिला नागौर में कुल 1,74,937 श्रमिक एवं भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में हिताधिकारियों के रूप में पंजीकृत है। विधानसभा क्षेत्र परबतसर में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 12,719 है। खंड 2 विधानसभा परबतसर में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि में श्रमिक कार्ड बनाने हेतु प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त एवं शेष लंबित पंजीयन आवेदनों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। लंबित पंजीयन आवेदनों का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी कि ये इतना लंबित रहने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, वही आवेदन करते हैं और वो लाइन में खड़े रहते हैं, 10 चक्कर काटते हैं ऑफिसेस के। और बड़े बड़े सेठ हमारे देश में, अडानी अंबानी, तो एक दिन में घर बैठे उनके लोन पास भी जाते हैं और माफ़ भी हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या खाली पोस्ट डिपार्टमेंट में इसका एक कारण हो सकता है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और खुद इंस्पेक्टर को जाकर के मौके पे जांच करनी पड़ती है, उसमें समय लगता है। दूसरी, उसको नियोजक को ऑनलाइन या SMS के जरिए इतला की जाती है कि आप में कमी है, पूर्ति की जाए। कमी समय पूर्ति नहीं करती, इसलिए वो पेंडिंग रहते हैं। प्रश्न समय बचा हुआ है, ऐसे जो प्रश्न नई सदस्य को मैं पूछ रहा हूँ। राजस्व मंत्री जी, प्रश्न संख्या 268, कैलाशी मेघवाल का प्रश्न है 268। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा भिलवाड़ा के अंतर्गत 3 तहसीलें हैं, शाहपुरा, फूलिया कला एवं बनेड़ा आती है। इसमें पटवारियों के 95 पद स्वीकृत हैं। पटवार हल्कावार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में कुल 85 पटवार मंडल है, जिनमें से 71 पटवार मंडलों पर पटवारियों का पद स्थापन किया हुआ है। खंड 3 जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा भीलवाड़ा में 12 पटवारियों को 1-1 पटवार मंडल तथा 1 पटवारी को 2 पटवार मंडलों का कुल 13 पटवारियों को 14 पटवार मंडल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। माननीय सदस्य, प्रश्न ये कि बाकी जो पटवार खाली है उनको कब तक भरते हैं? माननीय, ठीक बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमने जो नई भर्ती की उसमें हमने सारे पटवारी लगाए, जिसमें हमारे 5 पटवारियों ने ज्वाइन नहीं किया। बाद में वो और पढ़ाई के लिए 6 महीने का टाइम होता, स्वीकृति ली, फिर वो अभी आए हैं। फिर हमने वेटिंग लिस्ट जारी की, उसमें 18 पटवारियों को नई नियुक्ति दी है, जिसमें 13 पटवारियों ने ज्वाइन किया और 5 पटवारी अभी पेंडिंग है। हाईकोर्ट की DB का स्टे आ गया, तो ये ट्रेनिंग में है। कुछ पटवारी जो खाली हैं वो हम LRC ये जो ऑफिस के पद हैं उन पदों पर लगाने की वजह से लीव रिजर्व LRC, तो वो बैठे हुए थे, हम तुरंत ही भर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10% 12% के आसपास हमारी वैकेंसी खाली है अभी पूरे राजस्थान में। बाकी पटवारी हम भर चुके हैं। पहली बार ऐसी स्थिति
जिलों में आई। मानिए जहाँ से आप पधारते हैं वहाँ 78% पटवारी राजसमंद जिले में खाली थे। आज हमारी स्थिति 10% से ज़्यादा वहाँ खाली नहीं है। तो ऐसे ही हमने पूरे राजस्थान के हर जिलों में वैकेंसी के आधार पर पूरे किए और आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए जल्दी अभी बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की जल्दी और पूर्ति कर देंगे। ये वेद प्रकाश जी का है 274 सामाजिक न्याय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में राजकीय सेवाओं में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र से दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण एवं सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिव्यांगजनों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। खंड 2, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर दिनांक 21 मार्च 2022 को की गई घोषणा संख्या 32 में ऐसे विशेष योगजन जिन्हें अपने दैनिक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें पेंशन राशि के अतिरिक्त 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। निदेशालय विशेष योगजन के पत्र क्रमांक 29/15 दिनांक 30/12/22 के द्वारा अधिक सहारे की आवश्यकता वाले विशेष योगजनों के लिए पेंशन राशि के अतिरिक्त मासिक आर्थिक सहायता योजना संबंधित दिशा निर्देश 2022 जारी किए जा चुके हैं और माननीय अध्यक्ष जी दिसंबर माह से इनकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वो आदेश जारी हो गए, बिल ट्रेजरी में चले गए। खंड 3, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज चुनाव में दिव्यांग को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान नहीं है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान की सूचना की प्रति परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अंतर्गत वार्डों के आरक्षण का प्रावधान है। उक्त आरक्षण वार्डों की संख्या के आधार पर 50% से अधिक प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः नियमानुसार दिव्यांगजनों को स्थानीय निकायों में 4% आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त सूचना की प्रति परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अनुपस्थित के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री रमेश चंद्र मीणा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ने अपनी माताजी का निधन हो जाने के कारण दिनांक 1 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? आज्ञा अनुमति प्रदान की गई। प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री कैलाश चंद्र मीणा 32 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गढ़ी एवं बांसवाड़ा में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री प्रताप सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में क्षतिग्रस्त एवं खराब सड़कों का पुनर्निर्माण कराए जाने के संबंध में। श्री चंद्रमान सिंह आख्या सदस्य की ओर से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करने के संबंध में। श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीलीबागा में जल जीवन मिशन की स्वीकृत योजनाओं की पूर्ण रूप से क्रियान्वित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रामलाल शर्मा सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज की जाँच करवाए जाने के संबंध में। श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरसागर जोधपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री निर्मल कुमावत सदस्य की ओर से कोटपुतली जयपुर में हुई हत्या के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सतीश पूनिया सदस्य की ओर से कोटा शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के प्रकरणों में बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री जब्बर सिंह सांकला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसिंद के ग्राम पंचायत लाछुड़ा में संचालित अवैध खानों को अविलंब बंद किए जाने के संबंध में। श्री धर्मनारायण जोशी सदस्य की ओर से मावली पंचायत समिति में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गोपाल लाल शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हमीर सिंह बायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना में क्रमोन्नत 33 kV लाइन को GSS 132 से जोड़कर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करने के संबंध में। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन में शुगर मिल को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में। श्री अमृतलाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के ब्लॉक सराड़ा में नवीन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास विद्यालय खोले जाने के संबंध में। श्री जोराराम कुमार सदस्य की ओर से स्टेट हाईवे नंबर 67 पाली हेमावाद से नारोल तक की आबाद की गई भूमि का किसानों व आमजन को मुआवजा दिलाने के संबंध में। श्री छगन सिंह सदस्य की ओर से और विधानसभा क्षेत्र में बूढ़ा रामा जोड़ चौराहा पर
परिवहन निगम की बसों का ठहराव न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ललित कुमार ओस्तवाल सदस्य की ओर से कतिपय व्यक्तियों द्वारा हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के कतिपय लाभार्थियों की किस्त अन्य बचत खातों में जमा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती संतोष सदस्य की ओर विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्टाम्प विक्रय हेतु पायलट प्रोजेक्ट मोबाइल ऐप लागू करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बलवान पूनिया सदस्य की ओर से भादरा नहर के हिस्से के पानी में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शंकर सिंह रावत सदस्य की ओर से प्रदेश में रावत समाज हेतु सम्राट पृथ्वीराज चौहान कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोकने पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामलाल शर्मा, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्री निर्मल कुमावत, सतीश पूनिया, श्री ललित कुमार ओसवाल एवं बलवान पूनिया को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं। श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सोजत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में श्री सुमित गोदारा सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने की कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री नारायण बेनीवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खिवसर में राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर आमजन को राहत दिलाए जाने के संबंध में श्री अमर सिंह बयाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम मवड़ी में हुई संदिग्ध मौतों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाए जाने के संबंध में श्री कालूराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डग में अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में चंबल सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती संतोष सदस्य की ओर से प्रदेश में टैक्सियों हेतु स्थायी टैक्सी स्टैंड आवंटन करने के संबंध में श्री ओम प्रकाश उल्ला सदस्य की ओर से मंडावर को पंचायत समिति बनाने की बजट घोषणा की क्रियान्विति किए जाने के संबंध में श्री कैलाश चंद्र मीना सदस्य की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का राजकीय सेवाओं शैक्षणिक संस्थानों व विभिन्न सरकारी योजनाओं में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाए जाने के संबंध में श्री बिहारी लाल सदस्य की ओर से बीकानेर नापासर जसरासर स्टेट हाईवे 20 के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य प्रारंभ करवाने के संबंध में श्रीमती मनीषा पवार सदस्य की ओर से डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर एवं संबंध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा का विस्तार किए जाने के संबंध में श्री मदन प्रजावत सदस्य की ओर से रेडियोग्राफर संवर्ग का नाम परिवर्तित कर रेडियोलॉजी ऑफिसर करने के संबंध में श्री आकम अली सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के सर्विस लेन एवं शहर में ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में हो रहे विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना में बदहाल सिंचाई व्यवस्था के संबंध में श्री समाराम गराचा सदस्य की ओर से नगर पालिका पिंडवाड़ा में स्थित सामुदायिक भवनों का समुचित रख रखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। माननीय सदस्य, आज मेडिकल की चर्चा है, इसलिए 295 के जितने भी प्रस्ताव हैं उनको पढ़ा हुआ माना जाए। और माननीय सदस्यों से फिर निवेदन है कि जो डिबेट है हमारी वो सार गर्भित हो, पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम समय में पॉलिसी के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस करें और जो कट मोशन का जवाब दें तो हम क्वालिटी ऑफ डिबेट को ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे और डिबेट को हम 9 बजे तक वाइंड अप कर दें इंक्लूडिंग दी रिप्लाई ऑफ द मिनिस्टर। तब तो हम इफेक्टिव ढंग से अगले दिन की, क्योंकि कल भी हमारा हाउस चलेगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सब कोऑपरेट करें और डिबेट को अच्छे ढंग से हम संपादित कर सकें। श्री रामलाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधानसभा की नियम प्रक्रिया के नियम 50 में बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान मैं इस ओर इंगित करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर संसदीय कार्य मंत्री जी आपके मित्र आपको याद आपके मित्र आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आपकी खुद की चिंता करो, बैठे बैठे हमारी टिप्पणियां ठोक रहे हो, 2 ये है, कल ये है, कल ये। तो ये कह रहा हूँ कि कल उपस्थिति मुझे ऐसा लगता है कि कम होगी। मेरा निवेदन ये है कि उपस्थिति कल कम होगी, क्योंकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, एक तरफ वर्षगांठ और एक तरफ दुरुस्बाजी। ये आप ये सुना दे माननीय, यही कहने के लिए आपका ध्यान आकर्षित किया। यही कह रहा हूँ साहब इनसे। धन्यवाद। सर रामलाल शर्मा जी। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का प्रयास करे। अध्यक्ष महोदय, 7 फरवरी को राजस्थान के अंदर पेपर लीक मामले को लेकर, भर्ती के परिणामों को लेकर बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व के अंदर एक डेलीगेशन RPSC के अधिकारियों से मिलने के लिए जाता है।
और 7 फरवरी को जैसे ही डेलीगेशन जिसके अंदर 35-40 लड़के थे वो आरपीएससी के कार्यालय के ऊपर पहुंचते तो उन्हें 8-10 पुलिस वाले वहां पहले से ही तैनात दिखाई देते हैं। आपस में वार्ता होती है, वार्ता के बाद में अध्यक्ष महोदय। माननीय रामलाल जी, आपके मित्र जो मदन दिलावर जी, वो आपको बोलने नहीं दे रहे, मैं क्या बोलूं उसमें? वो बोल रहे हैं माननीय मदन जी, आपका ये फोटो जाएगा दोनों का, दारीवाल साहब का और आपका। रामलाल जी बोल रहे हैं, आपका ध्यान है। माननीय सदस्य को तो आप बोलने दें। माननीय रामलाल जी, अब साहब मैं क्या बताऊं, कभी ओम शांति होती है, कभी जो भी शांति है, आप दोनों की शांति रखना। आप तो बोलो, आप बोलिए प्लीज। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जब डेलीगेशन वहाँ आरपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचा तो पुलिस वालों ने कहा कि आपके 5 सदस्य हम आरपीएससी के सेक्रेटरी से मुलाकात करा देते हैं। इस बात के ऊपर सहमति बन गई। वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई अभद्रता नहीं थी, कोई रास्ता रोका नहीं गया था। तब मीडिया के कुछ बंदों ने कहा कि आपका डेलीगेशन अंदर जाए, उससे पहले आप मीडिया की बाइट देके चले जाओ। मीडिया की बाइट देते समय उपेंद्र यादव जो बाइट दे रहे थे, वहाँ सिविल लाइंस एसएचओ मौके पे आते हैं, बिना कोई वार्ता के लाठीचार्ज करते हैं। उपेंद्र यादव की गिरबान पकड़ उसको गाड़ी में डालने की कार्रवाई करते हैं और थाने में ले जाकर उसकी साथ अभद्रता करते हैं, उसके बाल नोचने का काम करते हैं और बाल उपाड़ कर डस्टबिन के अंदर डालने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके का दुर्व्यवहार करने के उपरांत उसको कहते हैं कि तेरे नेतागिरी जयपुर में जाके करना, दोबारा अजमेर में आके नेतागिरी करने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से इतने निवेदन है कि इस पूरे मामले के अंदर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करके इस पूरे मामले की जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे और निर्दोष व्यक्ति को न्याय देने का काम करे, क्योंकि इसने 22 दिन से अध्यक्ष महोदय अन्न त्याग कर रखा है और आज उसने जल त्याग करने की भी घोषणा की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह गंभीर मामला है, सरकार इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद। श्रीमती सूर्यकांता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज पुलिस के ऊपर कुछ कहना चाहूँगी, मगर मैं उनकी निंदा तो नहीं करूँगी क्योंकि मेरे तो रग रग के अंदर पुलिस है, मगर इनकी कार्यशैली बदलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कार्यशैली नहीं बदलेगी जब तक तो कुछ भी नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अनुशासित है और हर वक्त इसका काम में लेना ज़रूरी होता है। जुलूस निकलेगा तो ये कोई भी कार्य होगा तो पुलिस पहले आएगी, मगर इनके पास कोई ऐसी नफरी नहीं है इतनी जितनी कि वो काम में ले सके और आपको दे सके। फिर भी अपन इसके ऊपर कुछ विचार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सूरसागर क्षेत्र के अंदर आए दिन चोरियाँ होती है, आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहाँ चोरी नहीं हुई और एक भी चोरी खुलती नहीं है। पुलिस वालों से कोई भी ऐसा व्यक्ति छिपा हुआ नहीं है जिसे कि पता चले कि ये चोर है। क्यों आगे ज़माने में, अब तो मैं कम जाती हूँ थानों के अंदर, बाकी एक ज़माने के अंदर बदमाशों की वहाँ पे लिस्ट लगी हुई होती, फ़ोटो लगी हुई होती कि आज वो कितने दिन से गायब है, आज वो कहाँ है, वो है। अब है कि नहीं है, मैंने इसका कोई जानकारी की नहीं, मगर फिर भी अपने को इस बात के लिए तो देखना ही पड़ेगा कि आए दिन दुर्घटनाएं हो जाती है। और क्यों होती है? क्योंकि इनके पास, इनका भी कसूर अपन इसलिए नहीं काटती, मैं नहीं काट सकती और कोई काटे तो पता नहीं, क्योंकि इनके पास नफरी नहीं है। जितने थाना के अंदर, पुलिस चौकी के अंदर जितने लोग होने चाहिए, मेरे हिसाब से थानों के अंदर कम से कम 50-60 आदमी होना चाहिए। आज की तारीख में किसी भी थाने में कोई 50-60 आदमी नहीं है, बहुत ही कम आदमी है और नफरी नहीं है, इसलिए अपने को बहुत असुविधा रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि सदन के नेता है, वो गृह मंत्री भी है, तो उनको इसके लिए सोचना। कोई भी ऐसा जोधपुर का थाना और कोई भी ऐसी कई भी जगह नहीं बची जहाँ मैं नहीं रही हूँ। मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर की लड़की हूँ, मेरे को तो पुलिस वालों को देखती हूँ तो बड़ा गर्व होता है, मगर आजकल का ज़माना एक ऐसा है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर राज किया है तो कांग्रेस। धन्यवाद, आप हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए साहब, मेरी बात कहने तो आप मानिए, आज ये 50 में नियम में समय ये डिमांड जनरल नहीं है। मैं 5 मिनट राजेंद्र जी ने आपको बुलाया नहीं पुलिस की डिमांड में, इसमें तो खाली समय के 5 मिनट दे दो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो मैं मेरी बात करती हूँ। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय 5 मिनट
आज मान साहब आप समझो, मैंने आपको अलाउ किया है, आपके कहने से आज पुलिस की डिमांड नहीं है, इसमें खाली आप समय में अपनी बात कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर जितने भी थाने चल रहे हैं, 3 थाने, ज़्यादा थाने चलते हैं मगर 3 थाने हैं वो ऐसे है कि उनको ज़मीन भी उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर थाने के अंदर स्वागत कक्ष होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, कोई भी मरीज कोई भी आवे तो उसकी इज्जत तो होनी चाहिए। मगर बढ़ावे कहाँ, जहाँ थाने थे 1-2 वहाँ मैंने बना दिए, मैंने पुलिस चौकी बनवा दी, मैंने थाने बनवा दिए, मगर वहाँ पर कोई बैठ माननीय सदस्य, आज आप हेल्थ की डिबेट है, आप अपनी बात को समाप्त करें प्लीज। अब आप मेरी मांग ये है कि जो 3 ही थाने हैं वो किराए में चल रहे हैं, उसके लिए जमीन उपलब्ध कराए। अगर सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करेगी थाना कैसे बनेगा? एक कमरे में थाना चल रहे हैं। धन्यवाद। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक और निवेदन है कि इनकी माननीय सदस्य, आप समझो, आप पुराने सदस्य बात समझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी भत्ता देवे, इनकी भैंस में खाना अच्छा देवे। या आप भैंस का खाना तो देखिए साहब, आप कभी जोधपुर आके देखो तो सही भैंस का खाना। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा आपको साथ लेके जाऊँ। मैं आप धन्यवाद। श्री निर्मल कुमावत। अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के तहत बोलने की अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान एक कोटपुतली की घटना की ओर आकर्षित करता हूं। 4 नवंबर 2022 को विकास प्रजापत पुत्र प्रकाश प्रजापत निवासी बड़ाबास मोहल्ला कोटपुतली अपने दोस्तों के साथ एक पड़ोस में शादी समारोह में गया और दूसरे दिन सुबह 7 बजे इसके पिताजी प्रकाश को लोगों ने सूचना दी कि आपका बेटा अचेत अवस्था में सड़क पे मिला है और उसको BDM अस्पताल कोटपुतली में भर्ती कराया गया। आप तत्काल वहाँ पहुँचे। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि ये गृह राज्य मंत्री जी जो हमारे विरासत हैं कोटपुतली से, उनके खुद के क्षेत्र का मामला है। 5 तारीख को बाकायदा इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और तब से आज तक लगभग 4 माह हो गए उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। ये जगह जगह दर दर भटक चुके हैं और 21/12/2022 से अनिश्चितकालिक धरने पे वहाँ बैठे हैं, मगर आज तक सरकार की ओर से कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। और मजे की बात तो ये अध्यक्ष महोदय कि FSL की टीम 5 दिन बाद मौके पे पहुंची। परिवारजनों की मांग है कि CBI से इसकी जांच हो। पूरे प्रजापत कुमार समाज में इसका आक्रोश है। मेरा सरकार से मांग है कि तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार से वो भेंट करे, उनकी मांगों को माने और पूरे समाज को न्याय दे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। सतीश पुनिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के जरिए जो बात आपके बीच में रखना चाह रहा हूं वो राजस्थान के नौजवानों के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। कोटा इस समय कोचिंग और एजुकेशन का हब है, लेकिन पिछले 4 वर्षों के आंकड़े देखें तो चौंकाने वाले, और इस वर्ष का देखेंगे तो पूरे राजस्थान के लिए चिंता है। 10,000 नौजवान आत्महत्याएं करते हैं, जिसमें 2,442 विद्यार्थी हैं। अकेले कोटा संभाग में 55 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, 22 में 16 बच्चों ने आत्महत्या की है। ये कोचिंग के कारण जो तनाव है बच्चों के बीच में, उसमें मुझे लगता है कि पूरे देश भर के बच्चे आते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के और राजस्थान में भी उस कोटा संभाग के बच्चों ने लगातार एक के बाद आत्महत्याओं का सिलसिला है, तो मुझे लगता है कि सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उनको इस तरीके से उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक अच्छी काउंसलिंग की व्यवस्था हो, कोई जिम्मेवारी उसकी तय हो, क्योंकि यहाँ कहा जाता है, दार्शनिक ने कहा कि एक चिंतित मनुष्य अपने जीवन का महत्व खो देता है, वो इस प्रदेश का नागरिक है। मुझे लगता है कि इसके बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करके कोई न कोई नीति अपनाकर उन नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होने से रोकने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। श्री ललित कुमार ओसवाल। नियम 50 के अंतर्गत आपने और मेरे पार्टी के नेताओं ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। पार्टी के नेता का राजनीति के नाम जबरदस्ती ले रहे हैं आप, बोलो आप। नहीं बोले। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति डुंगला में शांतिबाई पिता लक्ष्मण मीणा, कालीबाई पिता प्यारा भील, हरलाल पिता भेरा मेघवाल, अंबाबी पिता सोनलाल मीणा, भेरूलाल पिता कालू मीणा, मगना, भवानी शंकर, दुर्गा शंकर, भूरीबाई, ये 9 व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं और इनको प्रथम किस्त मिल भी गई। इन्होंने काम प्रारंभ भी कर दिया। इनका पुराना जो छोटा मोटा मकान होगा, कच्चा पच्चा छपरा छपरी, उसको गिरा के मकान पक्का बनाने के लिए इन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिया। प्रथम किस्त भी मिल गई।
लेकिन किसी को दूसरी किस्त और किसी को तीसरी किस्त किसी अपराधियों ने या विभागीय गलती से दूसरे के खातों में चली गई। ये गरीब व्यक्ति हैं, इनको प्रधानमंत्री आवास का अब वो उन लोगों से तो पता नहीं कब वसूल होगी राशि। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को सरकार की तरफ से दूसरी और तीसरी किस्त जिनकी बकाया है, इनको इस राशि में से दूसरी और तीसरी किस्त दिलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलवान पुनिया। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 स्थगन प्रस्ताव में भादरा नहर के हिस्से के पानी में कटौती पर बोलने का आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भादरा नहर के हिस्से का पानी 400 क्यूसेक प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे नहरी क्षेत्र की फसल जो पकाव पर आई हुई फसल है उनको पानी नहीं मिलेगा और इलाके में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे भारी खर्चे और मेहनत के बाद किसानों को कुछ हाथ नहीं लगेगा। विधानसभा क्षेत्र के किसानों की मांग है कि 15 अप्रैल तक 600 क्यूसेक पानी अमर सिंह ब्रांच, सिद्धमुख नहर, नोर फीडर यानी भादरा नहर के हिस्से का तय करवाया जाए तथा बीबीएमबी की बैठक में स्थायी तौर पर जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि क्षेत्र की मांग को वहां अच्छे से रख सके। अध्यक्ष महोदय, आज गंग नहर के किसान भी इसी तरह पानी के लिए आंदोलनरत हैं। मेरी मांग है कि हमारा 15 अप्रैल तक पानी 600 क्यूसेक करवाया जाए ताकि हमारी फसलों को आखिरी पानी मिल जाए और फसल पक जाए। थैंक यू। धन्यवाद। ध्यान आकर्षण 131 श्री वासुदेव देवनानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अजमेर शहर में बिना रजिस्ट्रेशन सरपट दौड़ रहे ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ई रिक्शा चालकों को नियमित लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में ध्यान आकर्षण करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ई रिक्शा के लाइसेंस व पंजीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार पंजीकरण व लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। अजमेर शहर में 1672 यात्री ई रिक्शा व 153 वाहन ई कार्ट कार्यालय में पंजीकृत हैं तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 1/1/2015 से 28/2/2023 तक ई रिक्शा के 125 स्थायी लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं तथा 1357 व्यक्तियों के लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। अजमेर शहर में यातायात नियंत्रण की कार्यवाही यातायात पुलिस द्वारा की जाती है। यातायात पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी 2021 से 28 फरवरी 2023 तक कुल 5019 चालान बनाए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जिला परिवहन अधिकारी परिवर्तन अजमेर को उक्त संबंध में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर एक पर्यटन स्थल व धार्मिक स्थल है जहां हजारों देशी व विदेशी पर्यटक भी आते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ई रिक्शा का उपयोग भी करते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में वो पंजीकृत नहीं है और यदि पंजीकृत किसी ने कहा, आपने जैसे कहा कि 1662 पंजीकृत हैं, तो उनको चलाने वालों के पास लाइसेंस भी नहीं है। आपने अपने उत्तर में कहा है कि 87 केवल स्थायी लाइसेंस है, इसका मतलब बाकियों के पास लाइसेंस नहीं है। और साथ में अभी आपने कहा 1260 लर्निंग लाइसेंस है, तो लर्निंग लाइसेंस तो 1 महीने के लिए होता है, तो आपने अभी किया। इसका मतलब पिछले वर्षों में लगातार और बिना लाइसेंस के कई हजारों इस तरह ई रिक्शा चल रहे थे, जिन्हें चलाने वाले, यदि मैं शब्द कहूँ तो अनाड़ी, नाबालिग, कथित खाना बदोश, नशेड़ी, नौसखिए, वो उनको चला रहे हैं। इस चलाने के कारण कई बार वो अपने से अधिक जितनी कैपेसिटी है ई रिक्शा में, उससे दुगने उसमें लोग भर देते हैं, जिसके कारण से कई बार वो पलट भी जाते हैं, घायल भी पर्यटक हो रहे हैं और वहाँ पे स्थायी निवासी भी उसको वहाँ पे बीमार हो रहे हैं। लेकिन इस समय वो परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस को देखते भी हैं, लेकिन उनको अंगूठा दिखाते हुए चल रहे हैं। कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं हो रही है। इतना मैं आपके सामने कह रहा हूँ। तो मेरी मांग है कि वहाँ पे ये परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस दोनों के जितने चल रहे हैं, मेरे को यदि बताएं कि आप कितने समय तक सबके लाइसेंस, क्यों आपने कहा कितने हमने लर्निंग दिए, इतने ये दिए, कब तक आप सारे लाइसेंस बना देंगे और उनको निर्देशित करेंगे कि बिना लाइसेंस के या नाबालिग 18 वर्ष से कम का कोई भी बालक, कोई भी उसको ई रिक्शा को नहीं चलाएगा। ये सुनिश्चित करें ताकि मेरे पर्यटक और स्थानीय वासियों को वहाँ पे राहत मिल सके, कोई घायल नहीं हो। मैं अजमेर से विषय तो नहीं है, पर अभी 4-5 दिन नहीं कर सकते आप। माननीय मंत्री जी, आप प्लीज बार-बार रिपीट आ जाती गाड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट करी है मैं उसको गंभीरता से लूँगा और इसी महीने हम पुलिस और परिवहन विभाग दोनों के सामंजस्य करके जो लाइसेंस की कार्रवाई है वो कैंप लगा के उनके लाइसेंस बनवाएंगे और संघन जांच करने की मैं पुलिस के जो हमारे एडीजी ट्रैफिक हैं और हमारे जो अधिकारी हैं उन सबको निर्देशित करके और इस पर प्रभावी कार्रवाई करवाऊंगा, जांच करवाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि अधिक बिना रजिस्ट्रेशन के एक भी ई रिक्शा नहीं चले और जो लाइसेंस में ये जो है नहीं बनवा रहे हैं लर्निंग लाइसेंस लेके उन सब के लाइसेंस के लिए पहले हम उनको ये अवसर देंगे कि उस कैंप में फ़ायदा उठाएं, लाइसेंस बनवाएं। अगर नहीं बनाएंगे तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करेंगे। चर्चा समाप्त हुई। मैं अपनी में से श्री अविनाश सदस्य अविनाश 131 प्लीज समस्या के लिए थोड़ी आप तरीका उसके लिए बैठे बैठे समस्या बैठे बैठे समस्या नहीं प्लीज समस्या थोड़ी होती है प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत जैतारण विधानसभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत किए जाने के संबंध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र जैतारण के ब्लॉक जैतारण में 10 वर्ष से पूर्व निर्मित तथा क्षतिग्रस्त कुल 33 सड़कों में से 11 सड़कों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिनमें से 4 सड़कों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं 7 सड़कों का कार्य प्रगतिरत है। शेष क्षतिग्रस्त 22 सड़कों के नवीकरण की लागत रुपये 18.51 करोड़ रुपये होगी, जिसकी स्वीकृति दिया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। ब्लॉक जैतारण की सूचना विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। विधानसभा क्षेत्र जैतारण के उपखंड बर के रायपुर ब्लॉक में 10 वर्ष से पूर्व निर्मित एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की संख्या 20 है, जिनमें से 4 सड़कों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है। शेष 16 सड़कों के नवीनीकरण की लागत रुपये 16.80 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट 2 पर प्रस्तुत है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने लगातार विभाग को ये जो क्षतिग्रस्त सड़कें उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराया है और लेटेस्ट 24/6/2022 को मैंने माननीय मंत्री महोदय के नाम एक पत्र लिखा और जिसमें लिखा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण के जैतारण उपखंड और बर उपखंड पीडब्ल्यूडी के उसके अंतर्गत आने वाली वो सड़कें जो नॉन पैचेबल हैं और 10 साल तो कम से कम हो गए, उससे ज़्यादा कोई 15 साल पुरानी है, कोई 17 साल पुरानी, कोई 20 साल पुरानी है और उनकी सूची मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी को दी है। उसमें कुल 22 सड़कें थी, उसमें से कुछ सड़कें तो पीएमजीएसवाई के अंदर अभी हाल ही में स्वीकृत हुई है, कुछ जैसे 1-2 सड़कें जो है मेरी बजट घोषणा उसमें माननीय मुख्यमंत्री दी है। तो इतनी लंबी लिस्ट जो लगातार मैं विभाग को दे रहा हूँ और ये माननीय मंत्री महोदय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मुख्यमंत्री ने हाल ही में बजट वर्ष 2023 के बजट पैरा 93 में जिले की प्रमुख सड़कों के लिए 6,500 करोड़ रुपए की घोषणा की और उसके अलावा पैरा नंबर 97 में पेज 71-72 पर यह माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा कि मानसून के कारण अच्छी खेती तो हुई लेकिन सड़कों का अत्यधिक नुकसान हुआ। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ सरकार बजट में कह रही है कि मैं इसी में कह रहा हूं कि बजट के अंदर जब इस बात की है कि भाई सड़कों की दशा को सुधारेंगे, तो मेरे जो आपने ये उत्तर में मुझे दिया कि जैतारण ब्लॉक की 22 सड़कें जिसकी लागत है 18.51 करोड़ रुपए, बर ब्लॉक की 16 सड़कें जिसकी लागत है 16.80 करोड़ रुपए, कुल मिला के मात्र 35 करोड़ रुपए है माननीय मंत्री महोदय। तो ये जो सड़कें लिस्ट तो आपके विभाग से आपको प्राप्त हुई है, इनका नवीनीकरण कब तक कर देंगे, क्योंकि ये 15 साल पुरानी सड़कें, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कब तक कर देंगे माननीय मंत्री महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जैतारण से आने वाले कह रहे हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 117.85 करोड़ के कार्य कराए गए हैं 4 साल के अंदर और ये 23-24 का बजट है, इससे अलग है। और मैंने आपको बोल ही दिया कि सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। जो बाकी सरकारें चरणबद्ध से हमारा कार्य करते रहते हैं, पर पूरे जब 5 साल आपकी सरकार थी तो वहाँ कुछ काम हुए नहीं। उसके उपरांत 117 करोड़ 85 लाख के कार्य आपके करा दिए गए हैं
और मैंने कहा कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो हम लोग उसके बारे में विचार करेंगे। चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखने वाले वार्षिक प्रतिवेदन श्री टीकाराम जूली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 की धारा 66 के अंतर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। 1. खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रिक्को का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं आयव्यय लेखा वर्ष 2021-22 एवं 2. जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रिक्को का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं आयव्यय लेखा वर्ष 2021-22। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान श्री प्रसाद लाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,07,40,89,000 तक की राशि प्रदान की जाए। श्री अशोक लावटी। एक और एक सेकंड। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 101,74,40,00,000 तक की राशि प्रदान की जाए। श्री अशोक लावटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा पर जो चर्चा हो रही है, ये राजस्थान का सबसे संवेदनशील विभाग है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पूरे देश और दुनिया में जगह जगह जाकर राजस्थान मॉडल की बात करते हैं, चाहे वो कोरोना का मॉडल हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना का मॉडल हो, चाहे और मैं समझता हूं कि राजस्थान के पूरे 8 करोड़ लोगों का ये प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित विभाग है। हर व्यक्ति को इस विभाग से कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विडंबना तो देखो कि मंत्री जी के पास 2 विभाग है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक विभाग आबकारी है और दूसरा विभाग स्वास्थ्य है। एक विभाग दूसरे का स्वास्थ्य खराब करने वाला है और एक विभाग ये करता है। मैं यही नहीं समझ पाया कि ऐसी क्या क्वालिटी है मंत्री जी कि आपको आबकारी और स्वास्थ्य दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। एक विभाग दूसरे के मूल रूप से खिलाफ, एक विभाग दूसरे के लिए पूरा का पूरा खिलाफ, और आपके पास ऐसे 2 विभाग। तो इस विभाग की क्या स्थिति ये देखो। अध्यक्ष महोदय, लगातार जो न्यूज़पेपर्स में अपन पढ़ते हैं, कल ही हम सब लोगों ने राजस्थान को शर्मसार करने वाली एक न्यूज़ पढ़ी, और ये पहली नहीं है। ये लगातार इस प्रकार की इतनी बड़ी मानवीय संवेदना के साथ कैसे भूल हुई कि ये लगातार 8वीं 10वीं बार ऐसा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल एक आर्टिकल छापा राजस्थान पत्रिका ने और लिखा क्रूरता की हद, और उन्होंने अंदर जो शब्द लिखे कि ये क्रूरता केवल किसी पेशेंट के साथ नहीं है, ये क्रूरता केवल उस अबोध बालक के साथ नहीं थी जिसके साथ ये घटना हुई, ये क्रूरता राजस्थान की उस 8 करोड़ जनता के साथ है जिसके साथ ये घटना हुई। पर दुर्भाग्य हमारा कि जब भी इस प्रकार की कोई बात सदन में हम करते हैं तो हम उसको हमेशा पक्ष विपक्ष में ले जाते हैं। मंत्री जी जब जवाब देते हैं तो 4.5 साल बाद भी पिछली सरकारों का रोना रोते हैं। ये हम किस बात का यहाँ पर जब डिस्कशन हम करते हैं तो उसमें मैं जो आपके सामने मंत्री महोदय जो बातें रख रहा हूँ, मैं बहुत खुले मन से कह रहा हूँ, मैं प्रथम बार का आया हुआ सदस्य हूँ, मैं किसी प्रकार की बायसनेस की बात नहीं कर रहा। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की बात है। हम क्या राजस्थान को देना चाहते हैं कि राजस्थान में एक हॉस्पिटल में बच्चा सो रहा हो और उसको स्वान उठाकर ले जाए, कोई कुत्ता ले जाए और उसको नोच दे और वो खत्म हो जाए। मैं समझता हूं शायद इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। सभापति महोदय, सिरोही में 29 दिन के नवजात को अस्पताल में नोच कर मार डाला। जोधपुर में दर्द से तड़पती महिला को लेबर रूम से बाहर निकाल दिया और सड़क पर प्रसव हुआ। यह हमारा राजस्थान का चिकित्सा मॉडल है। अस्पताल के में कुत्ते के मुंह में नवजात का शव मिला, यह जयपुर राजधानी में सांगानेर गेट हॉस्पिटल में मिला। आईसीयू में लकवाग्रस्त महिला की पलक चूहे उतर गए। सभापति महोदय, मैं समझता हूं मंत्री जी तो 1 मिनट में पल्ला झाड़ देंगे, कहेंगे साहब ये स्वान तो धारीवाल जी के विभाग के हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता।
और धारीवाल जी कहेंगे कि ये हॉस्पिटल इनकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इन दोनों के आपसी विवाद में राजस्थान की जनता के साथ जिस प्रकार का मजाक हो रहा है, मैं समझता हूं पूरी चिकित्सा विभाग का मजाक है। सभापति महोदय, पहले कोटा में नवजात शिशुओं की मौत का विषय चला राजस्थान में। आखिर इस डिपार्टमेंट के अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील विभाग है। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में, अभी मुख्यमंत्री जी ने लगातार बात की और राजस्थान के हर सदस्य ने चिरंजीवी पे बात की। मैं इस चिरंजीवी पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि इस चिरंजीवी में आप जाओ, ये चिरंजीवी है क्या? ये चिरंजीवी एक राजस्थान सरकार का स्टार्टअप है और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कैसे स्टार्टअप है कि ये पहली बार इस चिरंजीवी में, आप देखो कितनी स्मार्ट, बनाने वाले को हो सकता है बड़ी अच्छी योजना बनाई हो, मैं धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन इस योजना का हश्र क्या हो रहा है? इस रईस विभाग में राजस्थान में केंद्र सरकार की इंश्योरेंस कंपनियों को लूटने की ये योजना है। और कैसे है? आज से पहले भी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता था,